हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई सबसे ज़्यादा जो डर लगता है हमें कंपनी लॉ से। क्यों लगता है? क्या ऐसी चीज़ है जो क्या ऐसा है टफ चीज़ है कंपनी लॉ में जो कंपनी लॉ क्रैक नहीं कर पाते बच्चे, जो कंपनी लॉ में मार्क्स नहीं ला पाते? ये सोचा है? क्या अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ कंपनी लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लॉ? तो कितने बच्चे हैं कमेंट में करो कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि येस रियली कंपनी लॉ का मतलब ये होता है। लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी एंड देन लॉ एंड लॉ भी क्या है लॉ? उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, पता है किसी को? पता है गलती क्या होती है? जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, तैयारी करते हैं, हम उसके लिटरल मीनिंग में नहीं जाते। बस जो पढ़ा रहा है, जैसे पढ़ा रहा है, बस पढ़ते चले जाओ। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक मॉड्यूल दी हुई है, बस चैप्टर 1 खोलो, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर 22 तक, 23 तक आप बस पढ़ते चले जाओ। ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स मतलब आपको उसकी इन और आउट पता होना चाहिए। ठीक है? तो कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ इज़ अ सोल एंड हार्ट फॉर एवरी कंपनी सेक्रेटरी। जब तक आपको कंपनी लॉ समझ में नहीं आएगा, आप सीएस क्यों कहलाओगे मतलब, है ना? कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है? जिसको कंपनी लॉ के बारे में सब कुछ पता है। अब जैसे मैंने अभी बोला कि कंपनी लॉ क्या है? तो कंपनी का मतलब क्या है? लॉ का क्या मतलब है? वो हम सब एक्सप्लेन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर भी करना। क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ाई होती है और इसी वजह से उनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहते हैं। ठीक है? एक चीज़ तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि इट्स अ सोल एंड हार्ट फॉर एवरी कंपनी, ठीक है? जब आप बोलोगे कि आई एम सीएस तो आपसे सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा कि आपको कंपनी लॉ पता होगा। आपको कंपनी लॉ के बारे में हर चीज़ पता होगी, ठीक है? यू आर एक्सपर्ट, हाइली क्वालिफाइड एक्सपर्ट ऑफ कंपनी, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं कंपनी का मतलब क्या है एंड लॉ का मतलब क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कौन-सा हो गया? अभी कौन-सा चल रहा है हमारा एक्ट? कंपनीज़ एक्ट 2013। 13 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 13 में, ठीक है? इससे पहले कौन से थे? 1956 था पहले, मैंने वो भी पढ़ा है, ठीक है? 1956 था, उसके बाद 2013 में जो पूरा एक्ट आया दोबारा, तो 2013, ठीक है? नाउ कंपनी हम पढ़ रहे हैं और हमने बोला कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो इस एक्ट में मतलब 2013 एक्ट में या फिर कोई प्रीवियस एक्ट में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई कंपनी बहुत पुरानी है, से फॉर एग्ज़ाम्पल वो इनकॉर्पोरेट हो गई 1940 में, तो 2013 में क्या उस कंपनी को अपने आप खत्म कर देंगे? वो कंटिन्यू रहेगी ना ऑब्वियसली, लॉज़ एप्लीकेबल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट और लॉ, ठीक है? अब कितने टाइप्स की कंपनी होती है? बेसिक ओपीसी दैट इज़ वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 3। क्या है ये 1, 2, 3 क्या है? व्हाट इज़ 1, 2, 3? मतलब आपको उतने लोग चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। आप खुद इंडिविजुअल हो, आप ओपीसी वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कंपनी करनी है, तो आपको अपने साथ एक चुंगू-पुंगू, सोनू-मोनू कोई ना कोई लाना पड़ेगा। और अगर आपको पब्लिक करनी है, तो आपको अपने साथ 2 सोनू-मोनू लाने पड़ेंगे, ठीक है? वरना आपकी ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये नहीं खत्म होगी। ये नहीं कंप्लीट होगी, तो आपकी कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है? देन बेसिक चीज़ें पता है ये मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बहुत बच्चों को इसको लेके सेपरेट लीगल एंटिटी ये आपको क्लास 12th में, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बिज़नेस स्टडीज़ में, जो बच्चे कॉमर्स से हैं, ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? अगर ये हैं सोनू-मोनू, इनकी कंपनी है सोनू-मोनू प्राइवेट लिमिटेड, तो सोनू-मोनू अलग हो गए और इनकी कंपनी अलग हो गई। दे कांट बी ट्रीटेड लाइक वन, ठीक है? कंपनी अपने आप में कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक्जिस्टेंस है इन आइज़ ऑफ लॉ, ठीक है? तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कभी भी आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, उसमें पेनल्टी गिवन होती है नीचे, ठीक है? अब पेनल्टी में क्या होता है? कंपनी पे अलग पेनल्टी लगेगी और ऑफिसर्स पे अलग लगेगी। क्यों? मेरी कंपनी है, तो कंपनी अलग से पैसा थोड़ी ना लाएगी, मैं ही पैसे पे करूँगा। बट वही है, कंपनी ने भी जुर्म किया है क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए हम उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं और ऑफिसर ने जो किया है, वो तो किया ही। ठीक है? सो इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अपने आप में इनकॉर्पोरेट होती है, जन्म होता है उसका, अपने आप वो मरती है, ठीक है? जब बाइंड अप होती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना इस चीज़ को, ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सन है, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है? ज़रा अभी पॉज़ करो और कमेंट करो मुझे, अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है? ये लिमिटेड ही होती है? नहीं, सबसे पहले तो समझो लिमिटेड अनलिमिटेड क्या होती है? जब आप एमओए पढ़ते हो, उसमें आपका एक क्लॉज़ होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्लॉज़। उसमें क्या होता है कि आपकी लिमिटेड है, मतलब जितने भी शेयर्स का पैसा आपने नहीं दिया,
आपको वो पे करना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी सिर्फ़, आपको और कोई मतलब नहीं है। कल को कंपनी डूब जाए, मर जाए, कुछ भी हो, आपका उतना ही डूबेगा जितना आपका उसमें पैसा लगा होगा, ठीक है? जितने आपका उसमें शेयर्स होंगे वो पैसा डूबेगा। और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी तो ये हो गई, अनलिमिटेड लायबिलिटी कि आपका भी सब कुछ लग जाएगा। जैसा किसमें लग जाता है? पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब अगर पार्टनरशिप डूबी तो सब का सब चला जाएगा, अगर लायबिलिटी ज़्यादा होंगी तो। पे ऑफ तो अपने एसेट से करना पड़ेगा ना, ये चीज़ होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैपेसिटी टू सूड वही है, आप किसी को सू भी कर सकते हो, ठीक है? सीधा वो लग जाता है उसपे। ये चीज़ हुई व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? आई होप कंपनी क्लियर होगी, इससे ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज़ ये अंडरस्टूड है कि आपको इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ व्हाट इज़ लॉ? लॉ में क्या-क्या इंक्लूड होता है? लॉ तो सारे हैं, कंपनी लॉ है, टैक्स लॉज़ है, आपका लेबर लॉज़ है, सब लॉज़ हैं, बट लॉ में आता क्या-क्या है? सबसे पहले तो आपका आएगा एक्ट, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कंपनीज़ एक्ट 2013, ठीक है? आप बुक पढ़ते हो, आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, आपका वो पूरा एक्ट होता है। उसके साथ-साथ आते हैं आपके रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? जो भी एक्ट में लिखा है, उसको इम्प्लाई करना प्रैक्टिकली। डिविडेंड चैप्टर पढ़ा होगा अगर अगर अभी तक आपने, तो डिविडेंड में सेक्शन 123 से स्टार्ट है कि डिविडेंड आपको ऐसा बोलना है, ऐसे अनाउंस करना है, बोर्ड अनाउंस करेगा, इतने दिन में पे वो हो जाना चाहिए अनाउंस करने के बाद। बट रूल्स क्या कहते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना करना है, ठीक है? रेट क्या होना चाहिए? अगर पैसा डिविडेंड है, डिविडेंड आप कहाँ से उठा रहे हो, नहीं पे हुआ, कोई क्लेम करने नहीं आया, तो आप उसको कहाँ पहुँचाओगे? ये सारे रूल्स में लिखा गया है। दैट इज़ बियॉन्ड एक्ट, दैट इज़ बियॉन्ड लॉ, ठीक है? रेगुलेशंस आती हैं मतलब आपकी कोई अथॉरिटी हो गई, लाइक सेबी अथॉरिटी हो गई, ठीक है? जो आरबीआई रेगुलेशंस हो गई, ये रेगुलेशंस लाते हैं। ये सब पे अप्लाई होती हैं। आपने टेक ओवर पढ़ा है? टेक ओवर के बारे में सुना है? टेक ओवर रेगुलेशंस हैं, कि आपको इस तरीके से करना है। ये पूरा का पूरा जो बॉडी है, जो एपेक्स बॉडी है, जिसके अंडर की सारी चीज़ें जो सुपरवाइज़ कर रहा है ये सारी चीज़ें, वो रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं, जो आप एक लॉ से रिलेटेड करते हो, मतलब प्रैक्टिकली वो कैसे होंगी। रेगुलेशंस एक अलग होती है और रूल्स अलग होते हैं, ठीक है? दोनों ही प्रैक्टिकल एप्लीकेबल होते हैं। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कोड देते हैं, ठीक है? डिक्रीज़ मतलब डिसीजन होता है, ऑर्डर्स ही होता है। ऑर्डिनेंसेस क्या होता है? ऑर्डिनेंसेस बेसिकली होता है वो पार्ट जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता और कुछ इमरजेंसी में आपको पास कराना होता है, लाइक बिल और समथिंग, कुछ भी पास कराना होता है तो वो ऑर्डिनेंस करके आता है। ऑर्डिनेंस मतलब जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगी। सेशन में नहीं है मतलब छुट्टियाँ चल रही हैं, पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा। और ऐसा साल में 3-4 बार होता है। जैसे आपकी विंटर वेकेशन पड़ती है, समर वेकेशन पड़ती है, ऐसी पार्लियामेंट की पड़ती हैं। बट जब छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो एकदम से तो ऐसे नहीं कि स्कूल खोल दोगे आप, एग्ज़ाम कंडक्ट करा दोगे, नहीं। आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को कर दोगे और जब एक्चुअल में स्कूल चालू होगा तब प्रिंसिपल से अप्रूवल ले लोगे। ऐसे ही होता है जब एक्चुअल में आपको कुछ पास कराना होता है इमरजेंसी में तो ऑर्डिनेंस करके आप पास कर देते हो, बट वो फुल एंड फाइनल सिर्फ़ तभी होगा जब आपका पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगा और उसको अपनी अप्रूवल देगा। ठीक है? ये हो गए आपके ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट जजमेंट्स, मतलब सब कुछ इंक्लूड होगा। सर्कुलर्स हो गए, ठीक है? इसमें टाइम टू टाइम सर्कुलर्स आते हैं तब। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि हमारा ही एक ऐसा प्रोफ़ेशन है में आपने देखा होगा कि यार 6 महीने बाद हमें दोबारा बुक लेनी पड़ती है। फिर 6 महीने बाद हमें दोबारा लो बुक लेनी पड़ती है, हमें चेंजेस काफ़ी आते हैं। चेंजेस बेसिकली आते क्यों? चेंजेस इसीलिए आते हैं क्योंकि लॉ एक बार लिख गया, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, वो एक्चुअल में जब वो इवेंट होता है अकर, तब पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस आते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको टाइमली अपडेट होना पड़ता है और टाइमली चेंजेस इसमें आते रहते हैं।